नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भारत का संवैधानिक विकास हम लोग ये पूरी एक सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पीछे कुछ अधिनियमों की चर्चा कर भी रखी है। 1919 तक भारत शासन अधिनियम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके आगे से आज चर्चा शुरू करनी है और आज हम लोग की चर्चा शुरू होगी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम 1935 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे जितने भी अभी हम लोग सन पे चर्चा करेंगे उन पर जरा विशेष ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि जब आप इन वर्षों को ध्यान में रखते हैं तो आपको सारी घटनाएं एक तरफ से ध्यान रहती हैं। तो वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर विशेष ध्यान बना के रखिएगा। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक बात कही गई थी कि भारत में प्रगति को लेकर के हर 10 वर्ष के बाद एक समीक्षा की जाएगी। भारत में जिस तरह की प्रगति हुई है, इन सब चीजों को देख करके हर 10 वर्ष के बाद एक समीक्षा की जाएगी। तो 10 वर्ष के बाद एक समीक्षा की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही भारत में उठ रही संविधान की मांग और अंग्रेजों के विरुद्ध जो रोष था, उन सब चीजों को देखते हुए समय से पहले ही 1927 में डेट की अगर मैं बात करूं तो 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय दल भारत आता है। एक 7 सदस्यीय दल भारत आता है जिसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन, जिसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस साइमन कमीशन के जो सदस्य हैं, ये सारे सदस्य ब्रिटिश नागरिक हैं, यानी अंग्रेज हैं। इस वजह से जो उस समय भारत के नेता थे, ये इस कमीशन को एक और नाम से जानते हैं, या इस कमीशन को एक और नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया स्वायत्त कमीशन या स्वायत्त आयोग। इतनी बात समझ आ गई। साइमन कमीशन बन के भारत आया, जिसको भारतीयों ने नाम दे दिया स्वायत्त आयोग। क्यों? क्योंकि इसके सारे सदस्य कैसे हैं? अंग्रेज। इतनी बात समझ आ गई। अब इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज होने की वजह से अब इस कमीशन का भारत में बहुत तेजी से विरोध शुरू हो गया। अब इस विरोध में आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी कि बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी विरोध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के पश्चात जो भारत में क्रांतिकारी हैं, जो क्रांतिकारी नेता हैं, इनके बीच में एक बहुत ज्यादा रोष पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप सब जान रहे होंगे। एक स्टोरी हम लोगों ने पहले सुन रखी भी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है फांसी हो जाती है। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अच्छा, एक चीज और, 23 मार्च को कौन से दिवस के रूप में बनाते हैं, ये आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह फांसी दे दी गई। अब 23 मार्च को भारत में कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? पेपर में भी क्वेश्चन ये बहुत आता है। अब बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। साइमन कमीशन भारत आ गया। इसका काम था भारत में विकास की समीक्षा करना, किस तरह से प्रगति चल रही है। अब इसका विरोध शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद 1933 में यह कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। लेकिन इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले और 2-3 चीजें होती हैं, उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। इस दौरान कांग्रेस साइमन कमीशन का अलग विरोध कर रहा है, मुस्लिम लीग साइमन कमीशन का अलग विरोध कर रही है। अब
साइमन कमीशन के विरोध के चलते उस समय पर भारत सचिव, एक नाम मैं बता दे रहा हूं, नोट करिएगा, भारत सचिव, उस समय पर जो भारत सचिव हैं, उस समय पर जो भारत सचिव हैं जिनका नाम है बर्केन हेड, लॉर्ड बर्केन हेड, भारत सचिव लॉर्ड बर्केन हेड, ये चुनौती देते हैं भारत के जो ये उस समय भारत सचिव है बर्केन हेड, ये चुनौती देते हैं कि भैया आप विरोध तो कर रहे हो, जाओ अपना संविधान बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा लेके आओ कि जिससे लगे कि तुम अपना संविधान बना सकते हो। अब इनकी चुनौती को कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। अब इनकी चुनौती स्वीकार करने के बाद मोतीलाल नेहरू, इनकी चुनौती स्वीकार करने के बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाता है जिसको नेहरू समिति, और फिर उसके बाद में जो ये रिपोर्ट देंगे उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बात को एक एक बात को समझिएगा। भारत सचिव बर्केन हेड जब चुनौती देते हैं तब उस चुनौती को कांग्रेस स्वीकार करती है और फिर मोतीलाल नेहरू एक 10 सदस्यीय गठन करते हैं, कमेटी का गठन करते हैं, और इस कमेटी का काम होता है कि अब भारत में जो संविधान होगा उसका क्या मसौदा होगा वो तैयार करके वापस सौंपते हैं, और उस जो मसौदे को सौंपते हैं उसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। इन सब चीजों पर हम लोग इतिहास में और ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये चीज हमें जानना जरूरी थी इसलिए बता दिया आपको। भारत सचिव जब चुनौती देते हैं, कांग्रेस मोतीलाल नेहरू चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक अपनी मसौदा देकर के, संवैधानिक मांगों का मसौदा देकर के तैयार करके जो भेजते हैं उस मसौदे का नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। इतनी बात समझ आ गई। अब जब कांग्रेस ने अपना एक रिपोर्ट दे दी है, एक अपना मसौदा दे दिया है, तो मुस्लिम लीग कैसे पीछे रहेगी। अब मुस्लिम लीग भी अपना एक मसौदा देती है जिसको हम लोग 14 सूत्रीय जिन्ना का कह सकते हैं, 14 सूत्रीय मांग, जिन्ना जिसको पेश करते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से 14 सूत्रीय मांग। अब इन सब चीजों के बाद मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि 1933 में साइमन कमीशन फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और अब 4 अगस्त 1935 को 4 अगस्त 1935 को एक अधिनियम पारित होता है जिस अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935 का कुछ इतिहास है जिसमें हम लोगों ने चर्चा की, जिसके अंदर आपका साइमन कमीशन जिससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ये सारी चीजें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस दौरान भारत में एक और चीज हो रही थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन सारे ईयर्स के साथ में आप बताइए। 1930 में होता है, 1931 में होता है और 1932 में होता है। 1930, 1931 और 1932। अब क्वेश्चन आज के लिए आपका यह है कि आपको बताना है कि 1930 के गोलमेज सम्मेलन, 1931 के गोलमेज सम्मेलन और 1932 के गोलमेज सम्मेलन में कौन सा ऐसा नेता है जो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। और दूसरा क्वेश्चन आपका यह है जो बहुत पेपर में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। आज के लिए आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो भारत शासन अधिनियम में क्या क्या बिंदु है बारी बारी से उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत क्या है? 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें,
सबको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की बात कही जाती है। जो ये अखिल भारतीय संघ की बात है, इसमें एक छूट दी जाती है देशी रियासतों को कि ये स्वेच्छा से, अगर इनकी मर्जी हो तब वो अखिल भारतीय संघ का हिस्सा बने, इनकी मर्जी ना हो तो वो अखिल भारतीय संघ का हिस्सा ना बने। ये इनके ऊपर फैसला छोड़ दिया जाता है देशी रियासतों के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जब देशी रियासतों को ये फैसला दे दिया जाएगा तो इनमें कुछ आना चाहेंगे, कुछ नहीं आना चाहेंगे, तो ओवरऑल करके ये बात बनती नहीं है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये एक बात कही गई थी कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं इसके बाद। हमने बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा है। अब यहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 में कहते हैं, ये कमीशन जो साइमन कमीशन है, ये रिपोर्ट देके जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दूसरी बात, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जबकि केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया जाना चाहिए। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया जाना चाहिए। अब ये केंद्र में द्वैध शासन कैसे किया जाएगा, इसको भी मैं थोड़ा एक पॉइंट पे जल्दी से समझ लेता हूं। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ये लोग कुछ बिंदुओं पर। दूसरा, गवर्नर जनरल और इधर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और दूसरा गवर्नर जनरल और विधान परिषद के सदस्य या मंत्री परिषद के सदस्य। एक तरफ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद, ये दोनों लोग। अब जो केंद्र में शासन है वो कैसे चलेगा, द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया जाता है। इतनी बात सभी को समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहां पर संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना आपसे कभी कभी पेपर में पूछता है कि किस डेट में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, किस डेट में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय स्थापित किया जाता है। कहां पर, दिल्ली में। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, कहां पर की गई, दिल्ली में की गई। अब इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, अगला प्रश्न जो हमसे पेपर में पूछता है। इस न्यायालय का चीफ जस्टिस कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, उनका नाम है सर मॉरिस ग्वेर। सर मॉरिस ग्वेर संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। इनके साथ मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनके साथ 6 अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं। सर मॉरिस ग्वेर मुख्य न्यायाधीश, इनके अलावा 6 मुख्य न्यायाधीश हो गए सर मॉरिस ग्वेर, इनके अलावा 6 अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं, जिनमें से बेटा ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन 6 न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी होते हैं। इन 6 न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी होते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तीसरा बिंदु क्या है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में। चीफ जस्टिस सर मॉरिस ग्वेर बनाए गए। 6 अन्य न्यायाधीश हैं इसमें, जिसमें से 2 भारतीय न्यायाधीश भी शामिल
किए गए। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करें तो आज सब हम लोग अनुसूचियां जो पढ़ते हैं अपनी अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में आज जो शक्तियों का विभाजन बताया गया है, 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन बताया गया है, संघ सूची, फिर उसके बाद प्रांत सूची या जो आज की राज्य सूची है, और उसके बाद में संवर्ती सूची, ये सारी बातें भी हमको भारत शासन अधिनियम 1935 में पहले देखने को मिल चुकी हैं। तो पॉइंट नंबर 4, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। पॉइंट नंबर 4, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारा के लिए अब यहां पर 3 प्रकार की सूचियां बनाई जाएंगी। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची। अच्छा, एक चीज और, जिन लोगों को अगर क्लासेस बेहतर समझ में आ रही हैं तो वो सारे लोग कमेंट में बताएं जरूर, किस तरह का जो भी रिएक्शन है उनका, वो सारे लोग कमेंट करके बताएं जरूर। तो शक्तियों का बंटवारा, 3 सूचियां बना दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत 59 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय और संवर्ती सूची के अंतर्गत 36 विषय रखे जाते हैं। आपके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन कि आज की जो हमारी 7वीं अनुसूची है, जो आज की हमारी 7वीं अनुसूची है, आपके लिए क्वेश्चन, जो आज की हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताने हैं। तो पॉइंट नंबर 4, भारत शासन अधिनियम 1935 का पॉइंट नंबर 4, शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 विषय। इतनी बात सभी को समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब चलिए पॉइंट वाइज ही चर्चा करते हैं। आप लोग अगर इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आपको नोट्स बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। अगला पॉइंट, 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो देखिएगा कि अब एक चुनाव प्रणाली शुरू होगी प्रांतों में। प्रांतों में चुनाव प्रणाली शुरू होगी। तो 11 प्रांतों में, पहले तो चुनाव के लिए वहां पर विधानसभा तो होनी चाहिए। 11 प्रांतों में विधानसभा स्थापित की जाती है, विधानसभा स्थापित की जाती है, और फिर इसके बाद में इन प्रांतों में चुनाव कराया जाता है। इन प्रांतों में चुनाव कराया जाता है। अब इन 11 प्रांतों में जब चुनाव कराया जाएगा, अच्छा क्या 1935 में चुनाव करवा लिया गया? ना, बिल्कुल नहीं। अब ये चुनाव शुरू होते हैं फरवरी 1937 से। ये चुनाव शुरू होते हैं फरवरी 1937 से, फरवरी 1937 से चुनाव शुरू होंगे और इन चुनावों में कांग्रेस 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाएगी। इसके अतिरिक्त 2 प्रांतों में और मिलीजुली सरकार कांग्रेस बनाएगी, और इसके अतिरिक्त एक प्रांत में बंगाल में आपके मुस्लिम लीग मिलजुल के प्रजातंत्र पार्टी से, कृषक पार्टी से मिलकर के सरकार बनाती है। सरकारें बन जाएंगी। 11 प्रांतों में चुनाव होंगे, 11 प्रांतों में सरकारें बन जाएंगी। लेकिन क्या ये 11 प्रांतों की सरकारें टिकी रहेगी? नहीं। 28 महीने के बाद, जरा इसको फिर से मैं बता रहा हूं, बड़ा आसानी से याद नहीं होता ये डाटा। आप इस चीज को जब गौर करेंगे तो बेहतर याद होगा। 28 महीने के बाद, 28 महीने के बाद, 28 महीने के बाद, चूंकि एक तरफ अब हमारे विश्व के मानचित्र पर, अब समझिएगा, अगर 1937 में चुनाव होंगे तो 28 महीना यानी 2 साल 4 महीना, 12 दूनी 24 यानी 2 साल 4 महीने के बाद, यानी करीब करीब 1939 हो रहा होगा। अब 1939 में क्या हमें बताना पड़ेगा कि विश्व में ऐसा क्या चल रहा था जिस वजह से ये चीजें हुई? आप सब जानते हो, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और द्वितीय वर्ल्ड वार में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में
ब्रिटिशर्स ने भारत को शामिल कर दिया अपने साथ, जो कि ना कांग्रेस को पसंद आया और ना मुस्लिम लीग को पसंद आया, जिस वजह से 28 महीने के बाद अक्टूबर 1939 में 28 महीने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने अपने जहां जहां पर उनकी सरकारें थी, 8 प्रांतों की सरकारें, उन सब में सामूहिक एक साथ त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट, इतनी बात सभी को समझ आ गई। चुनाव हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए, लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ, जिसमें 5 में पूर्ण बहुमत था और 1 में लगभग बहुमत के नजदीक थे। 6 प्रांतों में कांग्रेस और 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार थी और बाकी यानी सामूहिक रूप से अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया गया। अब यानी ये कांग्रेस ने अपना विरोध शुरू कर दिया इसके माध्यम से त्यागपत्र दे करके कि भारतीयों को कैसे बिना हमारे पूछे, बिना हमसे मिले, बिना हमसे बात किए कैसे आपने अपने साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल कर दिया। चलिए अब इन सब चीजों को थोड़ा सा और अगर एक पॉइंट इसमें और मैं जोड़ूं तो अब कांग्रेस अपना विरोध दिखा रही तो मुस्लिम लीग अपना विरोध कैसे दिखाएगी? मुस्लिम लीग 22 दिसंबर, ये आप बड़ा आसानी से इसको नोट कर लीजिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। आपसे क्वेश्चन आता है कि मुक्ति दिवस किस दिन यानी कौन सी डेट को मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है और इसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी करते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। इतनी बात सभी को समझ आ गई। हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर इधर चर्चा कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में मैंने आपको 1937 के प्रांतीय चुनाव पर भी चर्चा कर ली है, तो जो इसके बाद में आपका 1937 का प्रांतीय चुनाव आएगा वो मैंने यहां पर ही फिनिश कर दिया है। अब 1935 के छठे पॉइंट की अगर हम बात करें, 1935 के छठे पॉइंट में एक और महत्वपूर्ण बात, जो 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें एक बात कही गई थी कि अब भारत सचिव बनाया जाएगा। तो यहां पर भारत सचिव का जो पद है उसको तो बने रहने देंगे, लेकिन भारत परिषद को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है। छठा पॉइंट। 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें तो एक देश जो आज का म्यांमार है, वर्मा देश को अलग कर दिया जाता है।